हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम दो ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एक टाइम पे करीब करीब अपने अभी तक जो करंट प्राइस पे चल रही है वो 90% तक अपनी वैल्यू खो चुकी है, और एक टाइम तो ऐसा भी था कि 99% तक अपनी वैल्यू वो खो चुकी थी। तो इस तरह की कंपनियां जो होती है वो मल्टीबैगर के साथ हो सकती हैं, मगर इस तरह की कंपनी में हाई रिस्क की भी हो सकती है, क्योंकि जब जब मार्केट जब तक कंपनी पूरी तरह टर्न नहीं हो जाती है, तब तक जब मार्केट किसी रेंज में होती है या फिर वो गिरती है, तो ये कंपनी की पिटाई भी बहुत ज़्यादा होती है। और इनमें जो हमारा होल्डिंग पीरियड था वो भी काफ़ी लंबा हो सकता है, मतलब 3 ईयर 5 ईयर या फिर ज़्यादा वो भी हो सकता है। तो इस तरह के हमने को किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए और किस तरह से हमें समझ चीज़ों को समझना चाहिए, एक बार वो देखते हैं। तो आज की कंपनी का जो नाम है वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बेसिकली कंपनी करती क्या है, कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी engaged to in developing infrastructure project through various special purpose vehicle SPV in several sectors such as power, road, metro rail, and airport in the structure, space, and the defense sector. The company is also leading utility company having a presence across the value chain of power business generation, transmission, distribution, and power trading. तो बेसिकली जो इंफ्रा डेवलप करती है, कई सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे जिसमें हमने पढ़ा पावर सेक्टर हो गया, रोड हो गया, मेट्रो रेल हो गया, एयरपोर्ट हो गए, ठीक है, डिफेंस हो गया, क्या और उसके साथ साथ पावर कंपनी में भी, जो पावर बिजनेस में भी ये कंपनी काम करती है, पावर जनरेट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, और जो पावर रह जाती है उसको आगे सेल आउट भी करना। ठीक है, तो इनके कई मल्टीपल बिजनेस, एनर्जी सेगमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिफेंस। रेवेन्यू जो इनका जनरेट होता है पावर से 94% होता है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से 1% होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर 5% होता है। ठीक है, डिटेल में हम उसको पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है, मैं वही पॉइंट पढ़ रहा हूँ जो मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, हमें इस पे वीडियो, अगर मैं सारे को चीज पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। Subsidy company Reliance Power being a limited become an association of the company with effect from July 15, 2021 during financial 22-20 infrastructure, and was traced to be a subsidiary of the company. Neom Smart Technology Private Limited was incorporated in April 18 2022 as a subsidiary of the company. Reliance Power भी इनकी एक subsidiary company है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। और पावर, जो पावर है बेसिस दिल्ली के अंदर जो भी पावर दी जाती है वो इसी कंपनी के अंडर में आती है, और जो बिजनेस करते हैं वो इसी कंपनी के से, जो उनको पावर देते हैं वो इसी कंपनी के थ्रू आती है, और जो पावर बच जाती है उसको ये आगे ट्रेड भी करते हैं। आज चलते चलते फंडामेंटल की तरफ। मार्केट जो कैपिटल है इनकी करीब 8994 के, यानी 9000 करोड़ के। स्टॉक पे कुछ है नहीं, क्योंकि लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है वो माइनस में ही है। आरओजी 8.95% की है, और लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 3360 करोड़ का। प्रमोटर होल्डिंग 60.5% ऑफ इंडस्ट्री पी 41.2% है, और करंट प्राइस 227 का है, बुक वैल्यू 242 की है। आरओ 0.67 में, प्रेजेंट प्रेजेंट कोई है नहीं, हाई प्राइस ओवर टाइम 264 का देगा। यहाँ पे मैं इसी की बात कर रहा था कि किसी टाइम पे जो हाई प्राइस था 264, अब जो वैल्यू चल रही है 227, यानी ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा की वैल्यू इस टाइम पे अभी भी डाउन है। क्या 52 बिग का जो इनका लो था 115 का था, और जो हाई था 248 करोड़ का। डिविडेंड कंपनी देती नहीं, फेस वैल्यू 10 की है, डेट इक्विटी 1.13 का है, और इक्विटी शेयर 13.6 करोड़ है। क्वार्टर में हम देखते हैं, दिसंबर के लास्ट के ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, उसके साथ देखें तो जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो माइनस में 301 आया, और लास्ट में 127 है। ठीक है, और उससे पहले भी लगातार माइनस में। ठीक है, तो कंपनी तो क्वार्टरली चीजों को माइनस में पोस्ट करिए। इसमें बस एक चीज देख लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। इसी को देखते हैं, लास्ट 2022 में था, इनका जो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 294 करोड़ का था। उसके बाद जो अदर इनकम बेसिकली वही था जो सब्सिडी कंपनी या इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो हमारी इनकम जनरेट होता है उसको हम अदर इनकम में रखते हैं। तो ये कितनी थी, 673 करोड़। टोटल हुआ 967 करोड़। अब इसमें इन्होंने इंटरेस्ट कितना पे किया, 657 करोड़। बचा कितना, 310 करोड़। डेप्रिसिएशन एंट्री कुछ होते नहीं है, बेसिकली ये केवल एंट्री हमारी जो एसेट होता है उन पे लगती है डेप्रिसिएशन, और हमें किसी को पे नहीं करना होता। तो ये अमाउंट में किसी को देना नहीं होता, केवल अकाउंटिंग एंट्री होती है। आप चाहे तो अपने किसी सीए या अकाउंट से डिस्कस करते हैं, वो आपको डिटेल में समझा देंगे। तो 3110 करोड़ का हमारे पास प्रॉफिट ही आया, उसके बाद तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे माइनस में शो गया तो हमें टैक्स भी देना नहीं पड़ा, तो सीधा सीधा बच गया। ठीक है, सेम यहाँ करते हैं। यहाँ पे अदर इनकम क्या हुआ, अदर इनकम 1367 का इन्होंने जियो में शो किया हुआ, मतलब माइनस में शो किया, माइनस में शो करने से कि अगर कभी कभी पोर्टफोलियो हमारे ऐसे लॉस में चला जाता है, या फिर कुछ कहीं लॉस में जाता है, तो ये एक तरह से वही दिखा दिया। ठीक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सीधा सीधा अगर प्रॉफिट नहीं आता है तो उसको जीरो में दिखाओ, या फिर एक्चुअली वो दिखा सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, जो जो मतलब इस टाइम पे करंट सिचुएशन होती है ना, वो यहाँ पे
शो कर रहा है, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लॉस दिखा रहा है। ठीक है। अब और यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंस भी ज्यादा हो गया था। यहाँ पर देखो 134 करोड़ का था, 313 करोड़ अदर इनकम है, 571 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, इसलिए यहाँ पे कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पे देखो 676 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकम थी, 203 करोड़ का अदर इनकम था, तो ऑलमोस्ट 879 करोड़ होगा। 610 का नेट पे गया, बाकी जो अमाउंट बच गया हमारे पास नेट प्रॉफिट के रूप में। यहाँ पे देखो 1545 का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और 404 की अदर इनकम थी, यानी 950 करोड़ हो गया। 570 करोड़ उन्होंने इंटरेस्ट पे कर दिया, बाकी नेट प्रॉफिट के रूप में बच गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका लगातार अब थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। ठीक है। ईयरली ईयर की बात करें तो सेल्स इनकी 24,200 करोड़ से, यानी फ्लैट ही है। फ्लैट इसलिए ही है कि क्योंकि जो हमारे पास बोरिंग है उसके रूप में जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है, वो सारा का सारा ये होता है कि भाई क्या कहते हैं, वो इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है। तो इसलिए कंपनी अब जब वो चला तो एक्सपेंड कैसे अपने आपको कंपनी करेगी, एक्सपेंड नहीं कर जब तक वो पूरी तरह से कम नहीं होता है या फिर हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ नहीं जाता, तब तक ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। अभी आप देखो नेट प्रॉफिट लगातार ही इनका बड़ा बढ़ कर आया था, तो 2019 से इन्होंने माइनस में शो किया। ठीक है। और उसके बाद भी फिर पॉजिटिव आया, फिर माइनस में शो किया। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4.5 एक्सपेंस ज्यादा हुआ। एक्सपेंस भी हो सकता है इन्होंने कुछ लॉस वॉस बुक किया हो वन टाइम, या कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से ये यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर इसको 12 में क्या हुआ, 12 में वही डेप्रिसिएशन एंट्री। ठीक है। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि क्वार्टरली जब और प्रॉफिट के ऊपर आप अपनी जब एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम पे डेप्रिसिएशन अमाउंट को जब क्लियर कर देंगे, जीरो इसे जीरो ही मान लेंगे, तब आपको एक्चुअल में नेट प्रॉफिट का पता चलेगा और किस तरह से लगेगा कि कंपनी के पास जो अपना कंपनी किस तरह से अपने आप को टर्न अराउंड कर रही है। बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में 396 का इक्विटी कैपिटल है, 9206 करोड़ की रिजर्व है, और बोरिंग के पास 921 करोड़ के, जो मुझे लगता है मैनेजेबल है। कैसे देखते हैं। 396 करोड़ प्लस 9206 करोड़ प्लस, यानी ये जो रिजर्व था हमारे पास, फिक्स एसेट 19279 फिक्स एसेट में लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, या फिर मशीन हो गई, इस तरह से सारी चीजें आती हैं। 1073 करोड़ इनका सीडब्ल्यू आईपी जो इन्होंने रिजर्व रखा हुआ है, जब एक्सपेंड करते हैं या फिर कंपनी, मतलब फिक्स एसेट का पास बाद में बन जाता है ये। ठीक है। और 4376 करोड़ इनका इन्वेस्टमेंट है। तो करंट कितने निकल गया, 34330, और वहां पर बोरिंग कितनी है, 10, 23,509 करोड़। तो अगर हम आज की डेट में अपने एसेट सेल करके जो ऐसे सेट है मतलब जो मतलब प्रोटेक्टिव नहीं है उसको भी सेल करेंगे, तब भी हमारे बोरिंग खत्म हो जाती है। ठीक है। अब ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे होंगे, आगे पर प्रमोटर होल्डिंग में देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 49.98 यानी 5% से टेम्पो हुआ करती थी, जो बढ़कर 16.50% हुई है। ठीक है। एफ आई के पास 275% का था, तो एफ आई लगातार बढ़ाते दे रहे हैं होल्डिंग में, 12.69। डीआई के पास थोड़ा कम हो गया है। ठीक है। और जनरल पब्लिक के पास 82.63% से घटकर 68 पॉइंट रह गया। और जनरल पब्लिक में भी देखे तो स्ट्रॉन्ग हैंड प्लस कमर्शियल के पास 11.19, और जो सारे स्ट्रॉन्ग हैंड है 11, 15, 16, 17, 18, 19, लगभग 20% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। तो 48%, किसी टाइम पे जो 82% हुआ करता था, वो घटकर अब 48% के अराउंड आ गया है। तो अब आप देखिए कि एफ आई और डी तो बहुत अच्छे और मजे प्लेयर होते हैं ना, कि इनको पैसा नहीं बनाना, इनको क्यों अपना पैसा ऐसी कंपनी में डालना है कि जो कंपनी क्या कहते हैं बेकार, और जहाँ से रिटर्न की उम्मीद है, तभी तो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं ना। इनको भी चीजें इंप्रूव नजर आती हैं, और ये तो ऐसे लोग हैं, इनको तो इंटरनल चीजें ही पता होती है, हमें तो खैर नहीं पता लग सकती वो चीजें। ठीक है। कुछ ना कुछ इनको अच्छा नजर आ रहा होगा तभी तो, क्योंकि ये कंप्यूटर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास इतनी अच्छी अच्छी खासी होल्डिंग है। तो जैसे जैसे प्रमोटर के पास अपनी होल्डिंग बढ़ेगी, हो सकता है वो अपने जो एसेट है उनके पास, जो अन ऐसे एसेट है जिनको बेचा जा सकता है, उसको सेल आउट करेंगे और अपने आप को राउंड करेंगे और अपनी चीजों को बढ़ाएंगे। अब जिससे पहले वाली ग्रोथ पर वो जा सकेंगे। ठीक है। एक बार इसके टेक्निकल चार्ट को भी देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट को देखें तो ये जो इसका लो है, ये बिल्कुल लो था कोविड वाला 11.35 का। उसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे करके लगातार ऊपर ही जा रही है। कंपनी कभी भी अपने प्रीवियस को लो को नहीं तोड़ती है। एक आध केस में जब एकदम रेट ऐसे प्रेशर से आए कि भाई एक्सपेंस, जो मतलब अदर एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आते हैं, तब उस टाइम पे एक जरूर प्रेशर आता है, बट उसके बाद कंपनी तुरंत टर्न अराउंड करती है। हर बार ऐसे ही दिखेगा, यहाँ से तुरंत टर्न अराउंड किया, फिर ऐसे, उसके बाद फिर दोबारा फिर जो चार्ट धीरे धीरे अप ट्रेंड में दिखा रहा है। ठीक है। तो चार्ट, फंडामेंटल और चार्ट को देखते हुए हमें कंपनी एक तरह से जो मुझे नजर आती है, मुझे ये लगता है कि कंपनी एक टर्न अराउंड साबित हो सकती है और एक मल्टीप्लिकेटर साबित हो सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप अपना डिसीजन क्या कहते हैं, एक बार फिर कुछ एनालिसिस करेंगे खुद से, जो
हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन हटा के कैलकुलेशन की थी, उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि नेट प्रॉफिट किस तरह बच रहा है और किस तरह से अपनी कंपनी अपने आप को टर्न अराउंड कर सकती है और किस तरह से हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसके अब सेकंड कंपनी की बात करते हैं, जो कि इसी की सब्सिडी कंपनी है, रिलायंस पावर। रिलायंस पावर की मार्केट कैप 10,023 करोड़ की है और आरओसी 3.42 का, माइनस में 522 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रमोटर होल्डिंग 24.5% है। इंडस्ट्री टीपी 27.3 का है। करंट प्राइस 6.3 का है। बुक वैल्यू 34.3 का है। दोनों ही कंपनियां बुक वैल्यू से कम में चल रही है। आरओई 11.8% है। प्राइसिंग परसेंटेज कोई है नहीं और हाई प्राइस ऑल टाइम 375। ये तो 95% नहीं बोलूंगा कि तक, मतलब 90% से भी ज्यादा की डाउन है ये भी। हाई लो, जो उन्होंने लो बनाया था 9.05 का था और हाई 33.2 का जो रिसेंटली इन्होंने बनाया। और डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। फेस वैल्यू 10 के, डेट इक्विटी 1.60 और नंबर ऑफ इक्विटी 374 है। बेसिकली पावर से पावर समझ में आता है कि कंपनी क्या कहते हैं, पावर सेगमेंट में ही है। एक बार देख लेते हैं कि पावर में ये जो सोलर एनर्जी का बिजनेस में भी कभी इनका कुछ प्लान है। मेजर प्रोजेक्ट इन ऑपरेशन फाइनेंशियल, इट्स ऑपरेटर प्रोजेक्ट इंक्लूड द रोसा प्रोजेक्ट एंड शाहजहांपुर यूपी 1200 मेगावाट, यूपीएमपी ससान 3960, सोलर पीवी प्रोजेक्ट एट धुरसर राजस्थान 40 मेगावाट, कंसर सोलर पावर प्रोजेक्ट एट पोखरण राजस्थान 100 मेगावाट एंड वाइन प्रोजेक्ट एट वसपत महाराष्ट्र 45 मेगावाट। तो जनरल जो पावर, उसके साथ साथ अपने आप को इन्होंने एक्सपेंड, अपने आप पे को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया ऑलरेडी सोलर एनर्जी का, तो जो जिसका हम आगे जाके देखते हैं, जिसका काफी ज्यादा स्कोप है और ज्यादा मतलब एक फ्यूचर ग्रोथ भी उस पर डिपेंड करती है, तो ऑलरेडी उस दिशा में चल चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो 1886 से 1947 और 1223 से 2310, यहाँ पे एक्सपेंड ज्यादा है, इसीलिए स्टॉक में प्रेशर आया होगा और वो ढक से गिरा होगा, क्योंकि माइनस में माइनस में 245 से वो 1137 का उन्होंने बुक किया। अब यहाँ पे भी हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे कि ये माइनस में है या नहीं। ठीक है, 663 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस, और अदर इनकम 49 करोड़, 712 इंटरेस्ट हटाए थे 62 करोड़, तो 62 करोड़ है। अब जब यहाँ तक माइनस में देखा तो टैक्स में देने पड़ेगा, तो सीधा सीधा ये कंपनी के पास बच गए। ठीक है, ऐसे हम इसको, अब यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा क्यों है, एक बार इसको देख लेते हैं। एक्सपेंस का कॉलम में ये है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, जनरेशन इन्वेस्टमेंट एंड अदर एक्सपेंस रेफर नोट 6। ये जो कॉस्ट है, ये ज्यादा कॉस्ट है, इसकी वजह से ही उसमें वो हमें माइनस में वहाँ पे दिखती है। रेफर नोट 6 में चलते हैं। वीआईपीएल रिमेनिंग आउट ऑफ ऑपरेशन सिंस जनवरी। वीआईपीएल इनकी एक सब्सिडी कंपनी है, आप वहाँ पे रिलायंस पावर के उसमें देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि सब्सिडी कंपनी कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे वीआईपी लिमिटिंग आउट ऑफ ऑपरेशन सिंस जनवरी 2009 एंड इट्स आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिजल्ट ऑफ 1070 करोड़ डिमांड स्टेटमेंट, मतलब 107 करोड़ 30 करोड़ के पास रिसीवेबल है, जो उनको आने हैं, मार्केट में फंसे हुए हैं। वीआईपी हैज मेड प्रोविजन इन इन सबका इन्होंने एक प्रोजेक्ट प्रोविजन बना दिया वन टाइम, और इसको लॉस में डाल दिया, लॉस में डालकर इनको इन्होंने बैलेंस शीट में दिखा दिया। ठीक है, तो करो प्रोविजन बेसिस ऑफ द सेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड December 31, 2023, however वीआईपीएल continue to remain confident of its strong position in legal cases referred in नोट 5 एबव। मतलब इन्होंने एक ऑलरेडी लीगल केस तैयार किया हुआ एंटिटी के खिलाफ, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जिससे ये अमाउंट वापस आने की उम्मीद है। जब भी ये अमाउंट वापस आएगा तो वापस से ही इनकम का पार्ट जुड़ जाएगा। यहाँ जरूर मैंने 5 रेफर में ना पूरा का पूरा दिखाया भी हुआ है। ठीक है, ऐसे इनकी दूसरी कंपनी में भी उन्होंने यही काम किया हुआ है। यहाँ पे हम चीज पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे जो एक्सपेंस हुआ वो क्या हुआ, वो कैसे निकल कर आया। तो अगर उसको हम सीधे सीधे 1070 करोड़ को निकाल देंगे, तो ये यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ से सीधा माइनस करेंगे तो ये 1300 करोड़ के आसपास बन जाएगा। तो ये माइनस में, ये माइनस की जगह प्रॉफिट में ही है। और इस तरह की कंपनी जो टर्नओवर कंपनी होती है, उसमें कैलकुलेशन ऐसे ही की जाती है, क्योंकि जब तक पूरी तरह चीजें ठीक नहीं होती है, तो बैलेंस शीट में ऐसे ही नजर आएंगी। ठीक है, और लास्ट 12 मंथ के जो ईयरली ग्रोथ देखे तो 2019 करोड़ से जो हमारी लगातार से 7650 करोड़ की हो गई, लगातार सेल्स बढ़ी है इसके अंदर, घटी नहीं है। और नेट प्रॉफिट 867 करोड़ से 1441 वन, जो लगातार इन्होंने प्रॉफिट शो किया केवल
2019 में उन्होंने माइनस में चुका, माइनस में इसलिए हुआ कि अदर इनकम को मैंने माइनस में दिखाया। अगर इनकम इनको माइनस में नहीं दिखाया जाता, जीरो ही दिखाया जाता, तो ये भी प्रॉफिट ही होता। ठीक है, सेम इन्होंने 2012 में हुआ। ठीक है, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बस इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, इस चक्कर में इनको क्या कहते हैं, थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगर इंटरेस्ट इनका क्या कहते हैं जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो ऑलरेडी अच्छा ही है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा अच्छे से आने लग जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट की बात करें तो 3811 का इनका इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व इनका 9016 करोड़ है, और बोरिंग इनकी 20,605 करोड़ है, जो कि मैनेजेबल है। चेक करते हैं कैसे। 3811 9016, सॉरी 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 सॉरी, दोबारा करते हैं। 3811 प्लस 9016 प्लस जो फिक्स एसेट है 35,227, और 2359 का CWIP, और 40 करोड़ इन्वेस्टमेंट, टोटल हुआ 50,453 करोड़ रुपए। माइनस करते हैं पूरी की पूरी बोरिंग, 29,848 करोड़ रुपए इनके पास तब भी बचेगा। अगर सारा का सारा क्लियर कर दें तब भी कंपनी का बचेगा, और कंपनी उससे वापस से अपने आप को टर्न ऑन फिर वापस से करेगी। मतलब ऐसा बेसिकली ऐसा होगा नहीं कि सारे के सारे एसेट सेल कर देंगे। मैं बस जनरली आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, धीरे धीरे एसेट में जो हमारे एसेट ऐसे होते हैं जो मतलब प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, उनको धीरे धीरे सेल कर सकते हैं और अपनी बोरिंग को घटा सकते हैं, और साथ में प्रॉफिट जो आएगा उससे भी उसके हेल्प भी हम ले सकते हैं, जिससे हमें इंटरेस्ट के रूप में हमारा को हमको कम देना पड़े, और हमारा हम अपने एक्सपेंड पे ध्यान दे सकें। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग 9.06% से, प्रमोटर होल्डिंग हो गई 24.50%, और एफआई की 21.15% से 8.37%, और डीआई की 4.25% से 5.19%। तो एफआई डीआई दोनों ही लगातार दोनों ही कंपनियों में इंटरेस्टेड है, अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ते जा रहे थे ना, उनको भी तो कुछ नजर आ रहा होगा तभी तो बढ़ा रहे हैं। ऐसे थोड़ी नजर है, ये लोग तो ऐसे बड़े लोग हैं तो डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। अब पब्लिक के पास 84.50% करंट में 61.95 है, बाकी दिखा नहीं रहा है। इस तरह से हम दोनों कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं, और अपनी वॉच लिस्ट में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों कंपनी में किस कंपनी को वॉच ऐड किया जाए। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि एक चीज और दिखा दूं मैं, एक सेकंड। रिलायंस पावर के प्रमोटर में चलते हैं। प्रमोटर कौन है? रिलायंस इंफ्रा कंपनी ही है, जिसके पास इस टाइम सारी की सारी जो 24.40% है वो उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास है। तो इस तरह से, एक सेकंड। ठीक है, और रिलायंस इंफ्रा की खुद की वैल्यू कितनी है? 894 करोड़ की, और इसकी रिलायंस पावर की वैल्यू कितनी है? 10,023 करोड़। ये 25% भी हम लगाए रफली तो 2500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी इसमें है। और रिलायंस का इंफ्रा की खुद मार्केट कैपिटल 8994 करोड़ की है, और अगर 2500 माइनस करेंगे तो 6,500 करोड़ में कंपनी हमें अवेलेबल है। तो कंपनी मतलब मुझे इन सब चीजों को देखे ना तो मुझे मतलब कंपनी में पॉजिटिव चीज ज्यादा नजर आती है, और नेगेटिव चीज उतनी नजर नहीं आती है। अब बात यह आती है कि दोनों कंपनी में किसको अपने वॉच लिस्ट में पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए। तो बेसिकली अगर मैं तो यही करूंगा, अगर मुझे करना होगा तो मैं रिलायंस इंफ्रा को पहले ऐड करूंगा। वो इसलिए क्योंकि रिलायंस पावर का जो प्रमोटर है वो रिलायंस इंफ्रा ही है। ठीक है, तो रिलायंस इंफ्रा में बाय कर मतलब ऐड करने से बेनिफिट होगा कि हमें दोनों कंपनी के में जब ग्रोथ होगी दोनों कंपनी का बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, इन फ्यूचर हम जरूर ऐसा कर सकते हैं कि रिलायंस पावर को भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें ठीक लगे तो। अब बात ये आती है कि इसको इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट करने के देखो सीधा तरीका है कि अगर हम 5% पैसा तो फिर इस कंपनी में डालना बहुत हाई रिस्क हो जाता है, जो हमारा पोर्टफोलियो का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं करूंगा, मैं आपको वो बता देता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में रिलायंस इंफ्रा में अपना 2% पोर्टफोलियो का 2% एक बार में डाल दूंगा। उसके बाद जब कंपनी जैसे जब मुझे लगेगा धीरे धीरे रन आउट हो रही है, बाकी के जो 3% बचेगा बैलेंस वो धीरे धीरे करके डालता रहूंगा। या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कि भाई जब तक कंपनी का जो लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट पूरा माइनस से बिल्कुल पॉजिटिव ना हो जाए तब तक मैं बाकी का इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जरूर पता है कि इस कंपनी में अगर मुझे मल्टीप्लाई की काबिलियत है तो वो लॉन्ग टर्म में होगा, वो 1-2 साल में नहीं होगा, वो 3 साल से 5 साल या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। बट हाँ, अगर हमें 10 टाइम की ग्रोथ एक ही स्टॉक में चाहिए तो इतना हमारे को पेशेंस रखना होगा। ठीक है, आप एक बार खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, खुद भी जिस तरह से हमने कैलकुलेशन किया उसको कैलकुलेट करके दोनों कंपनी पे इस कर सकते हैं, और एक खुद का डिसीजन खुद सकते हैं। मेरे कहने से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने दिखा दी तो आपको सीधा सीधा ले लेंगे, रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक तरह से एक स्टडी के रूप में आप इसको लीजिए, और जैसे मैंने एनालिसिस किया वैसे आप भी एनालिसिस करते हैं। मल्टीबैगर बेसिकली हम इसे फाइंड आउट करते हैं, दो तरह से मल्टीबैगर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो एक ऐसी नई कंपनी है, नई कंपनी के बारे में, बिजनेस के ग्रोथ के बारे में हमें आइडिया हो कि भाई बिजनेस इस तरह ग्रोथ करेगी, तो हम शुरू में बैठ जाएं और उसके बाद
कंपनी को छोड़ देते हैं 10-15 साल तक ग्रोथ होने के लिए, या फिर इस तरह की कंपनियां जो किसी टाइम पे अच्छी थी वापस से वो उनमें चीजें खराब हुई डेट के कारण, किसी और रीजन के कारण वो कंपनी खराब हो गई, अपनी वैल्यू खो दी, और वो टर्न अराउंड हुई, तो टर्न अराउंड कंपनी को ऐसे ऐसे किया जाता है, और उसमें इस तरह से ये अपने डिसीजन हम ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।